नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले जिक्र किया था। हर वो नाउन जिसको आप अपने सेंसेस के थ्रू नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है, या आप उसको महसूस नहीं कर सकते, ऐसे नाउन्स को आप क्या बोलोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू एन इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनटेंजिबल का मतलब होता है उन चीजों की बात करते हैं जिनको आप छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि इमोशन हो गया, कोई फीलिंग हो गई, या कोई क्वालिटी हो गई किसी की, या कोई आइडिया हो गया। तो दूसरे शब्दों में कहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट नहीं करती है। ठीक है, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज करके किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को नाम नहीं दे सकते। ठीक है, हम उन्हीं चीजों का नाम दे सकते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि इमोशन हो गया, फीलिंग हो गई, क्वालिटी, आइडिया। ओके, तो ये किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। तीसरा, तो वही मैंने जो आपको बताया था कि इनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। ठीक है, तो अपने जो आपके 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट? या तो आप इस तरीके से बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। दीज सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स आर फॉर ब्रेवरी। तो ब्रेवरी, जिसको आप हिंदी में साहस बोलते हो, ये आपको दिखता नहीं है, या आप इसको छू के, या आप बोल सकते हो कि टेस्ट करके आप इसको नहीं कर सकते। बस ब्रेवरी एक कंसेप्ट है, आप बोल सकते हो कि एक फीलिंग है। साहस की जो फीलिंग होती है, बस वो होती है। तो ऐसे वर्ड्स को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे, राइट? दूसरा एग्जाम्पल है, अ वार्म स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ काइंडनेस। तो जो ये काइंडनेस वर्ड है, ये नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको आप छू नहीं सकते या टेस्ट नहीं कर सकते। ये एक तरह की आप क्या बोलते हो कि एक कंसेप्ट है। ठीक है, काइंडनेस क्या होता है? आप इसको आप समझ रहे हो ना कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड कुछ और चीजें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए कैसे फॉर्म होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, और तीसरा कॉमन नाउन से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? जैसे काइंड आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, काइंड मतलब जो बहुत ही उदार, सॉरी उदार तो नहीं बोलेंगे, उदार तो जनरस हो गया। ठीक है, काइंड बोलेंगे जो दूसरे के प्रति जो सहानुभूति रखता हो, जैसे। ठीक है, तो काइंड का क्या हो जाएगा? काइंडनेस हो जाएगा। ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हो जाएगा। देखा? तो ये दोनों ही जो आपके एडजेक्टिव थे, इसको अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो इस तरीके से बनाया जाता है। दूसरा, अगर आप वर्ब्स की बात करें तो जैसे ओबे का हो जाएगा ओबीडियंस, ग्रो का हो जाएगा ग्रोथ, चाइल्ड का हो जाएगा चाइल्डहुड, स्लेव का हो जाएगा स्लेवरी। ठीक है, कई बारी देखिए इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जहां पे सोचिए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करना होगा, वहां पे कहो आपको कॉमन नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव दे रखा होगा, तो वो यूसेज सेंटेंस में गलत होगा। जब मैं एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं, मैं एक आपको बता देता हूं इमोशन के। ठीक है, तो जितने भी जो इमोशन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आप उनको अपने 5 सेंसेस के थ्रू नहीं महसूस कर सकते। वो आप एक तरह से आप बोल सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, तो यानी कि इमोशंस का मतलब क्या हुआ? इमोशंस जैसे कि आपका गुस्सा हो गया, हेट हो गया, जॉय हो गया, ग्रीफ हो गया, सॉरो हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, दूसरा, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? देखिए, जितनी भी नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या होंगी? कॉन्क्रीट होंगी। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का जस्ट अपोजिट होता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन हर वो चीज होगी, या बोल सकते हो हर वो नाउन होगी जिसको आप छू के, टेस्ट करके, देख के महसूस कर सकते हो, राइट? अपने 5 सेंसेस के थ्रू जिनको आप, जिन नाउन्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको आप कॉन्क्रीट नाउन बोलोगे। तो ये जस्ट ऑपोजिट होती है एब्स्ट्रैक्ट की, तो ज्यादा कुछ इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वेव हो गया, हैमर हो गया, लॉबस्टर हो गया, तो ये सारी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप इनको छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरे वाले सेंटेंस की बात करें कि in other words a concrete noun is something you can perceive within at least one of your senses, right? अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। शी ऑलवेज बेक्स फ्रेश ब्रेड। तो ब्रेड आप क्या कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो, उसको छू सकते हो, इसलिए ये आपका कॉन्क्रीट नाउन हो गया। दूसरा, हैप्पीनेस इज लाइक अ क्लाउड, इफ यू स्टेयर इट लॉन्ग इनफ इट एवेपोरेट्स। हैप्पीनेस आपका इमोशन हो गया, तो इसको आप एब्स्ट्रैक्ट कंसिडर करोगे।
ठीक है। वहीं अगर आप क्लाउड की बात करें तो क्लाउड को आप क्या करते हो कि क्लाउड को आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्लाउड आपके क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया, राइट। तो कॉन्क्रीट नाउन जस्ट ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, राइट। आप कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। देखिए अगर आप कलेक्टिव वर्ड को ही ध्यान से देखें, अगर मैं कलेक्टिव वर्ड की बात करूं ध्यान से, ठीक है, जस्ट अ मिनट, या तो देखिए कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब होता है एक साथ जब आप किसी चीज को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी ग्रुप की बात करते हो, ठीक है, तो जब आप समूह की बात करते हो तो वहां पे कलेक्टिव नाउन पिक्चर में आता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के थ्रू आप ये बोल सकते हो कि कलेक्टिव नाउन वो वर्ड होता है जिससे आप किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो। वो ग्रुप पीपल का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, या किसी चीज का हो सकता है। ओके, अगर आप इस इमेज में देखें, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, अ पैक ऑफ कार्ड्स, राइट। तो यहाँ पे आप चीजों की बात कर रहे हो कि शिप्स का जो ग्रुप होगा उसको आप क्या बोलोगे, फ्लीट बोलोगे। वहीं अगर आप कार्ड्स का जो ग्रुप होगा उसको आप पैक बोलते हो, अ पैक ऑफ कार्ड्स, राइट। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कुछ कलेक्टिव नाउन है जो कि आप जो लोगों के लिए जो यूज होते हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको आप बैंड बोलते हो, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। दूसरा, जो चोरों का जो ग्रुप होता है उसको आप बोलते हो अ गैंग ऑफ थीव्स। उसके बाद जो डांसर्स का जो ग्रुप होता है उसको आप बोलते हो ट्रूप, तो अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो इस तरीके के नाउन्स को आप कलेक्टिव नाउन्स बोलते हो, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो एनिमल्स के लिए जो कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। यहाँ पे लाइन्स नहीं होगा, यहाँ पे लायंस होगा, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो प्राइड ऑफ लायंस, तो लायंस के ग्रुप को आप क्या बोलते हो, प्राइड। वहीं अगर आप बीज की बात करें उनके ग्रुप को आप बोलते हो हाइव, ओके। चलिए, तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कलेक्टिव नाउन में, वो ये होती है कि कलेक्टिव नाउन में हमें कई बार ये दिक्कत आती है कि कौन सी कलेक्टिव नाउन को हमें सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। तो देखिए ये चीज डिपेंड करेगी कि जो सेंटेंस का भाव क्या निकल के आ रहा है, सेंटेंस का क्या सेंस निकल के आ रहा है, क्या वो हमें प्लूरल चीज की तरफ इशारा कर रहा है या सिंगुलर चीज की तरह इशारा कर रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर या प्लूरल ट्रीट करोगे और फिर उसके हिसाब से वर्ब आप अपनी सिंगुलर या प्लूरल चूज करोगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चीज पे, ठीक है, कलेक्टिव नाउन पे एग्जाम्स में। तो अगर आप एग्जाम्पल देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल, द ग्रुप इज चेंजिंग इट्स स्ट्रेटजी। दूसरा, द ग्रुप आर चेंजिंग देयर शर्ट्स। अगर आप इज और आर वर्ड को देखें तो इज और आर मैंने इसलिए यहाँ पे पहले वाले में मैंने सिंगुलर लिया है और दूसरे वाले में प्लूरल लिया है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो पहला वाला जो ग्रुप है ये हमें एक सिंगुलर चीज की तरफ, इस वाले में, सॉरी आप ये बोलो कि जो पहला वाला वर्ड है ग्रुप और ये जो कलेक्टिव नाउन है ये हमें सिंगुलर चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, स्ट्रेटजी को आप क्या बोलोगे, एक सिंगुलर चीज की तरह ट्रीट करोगे कि वो ग्रुप, आप बोल सकते हो कि स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि ग्रुप अपना स्ट्रेटजी चेंज करना चाहता है, तो वहां पे सारा ग्रुप एक साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है। तो उनका आप ये बोल सकते हो कि एक तरह से वहां पे ग्रुप को आप बोल सकते हो सिंगुलर एंटिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपका वर्ब सिंगुलर है। वहीं अगर आप दूसरे वाले की बात करें, द ग्रुप आर चेंजिंग देयर शर्ट्स, तो इस वाले में देखिए जो ग्रुप होगा इसको प्लूरल यहां से सेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप में जो लोग होंगे वो सब अलग अलग शर्ट्स पहन रहे होंगे, एक ही शर्ट नहीं पहन रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रुप जो आपका वर्ड है ये प्लूरल तरफ की तरफ आप कह सकते हो कि प्लूरल सेंस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो आपका है वो प्लूरल यूज हुआ है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। दूसरा, अब ऑडियंस का एग्जांपल लेते हैं। ऑडियंस जो कि आपका कलेक्टिव नाउन है, यहां पे अगर पहले वाले सेंटेंस को देखें, द ऑडियंस इज हैप्पी, तो यहां से एक सिंगुलर का भाव आ रहा है कि यहाँ पे सारी ऑडियंस को आप एक सिंगुलर एंटिटी की तरह ट्रीट कर पा रहे हो कि सारी ऑडियंस खुश है। दूसरा, द ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कि यहाँ पे ऑडियंस एक प्लूरल का भाव आ रहा है क्योंकि जो ऑडियंस में जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से हैं, ठीक है, उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। तो एक से ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि क्योंकि सब लोग एक ही जगह से नहीं है, अलग अलग कंट्रीज से हैं, तो वहां पे प्लूरल का सेंस आ गया। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है आर,
वो प्लूरल यूज हुआ है। तो देखिए कलेक्टिव नाउन में, इसलिए हम कलेक्टिव नाउन को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव नाउन में आपको ये पता लगाना बहुत कई बारी मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से जो सेंटेंस का जो भाव निकल के आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है या सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। और उसी हिसाब से आप अपना कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर या प्लूरल ट्रीट करोगे। ओके, तो या अब कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का देखिए मतलब ही होता है जब दो चीजों से मिलकर कोई चीज बनती है या दो से अधिक चीजों से, उसको आप कंपाउंड बोलते हो, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन क्या होगा? कंपाउंड नाउन वो होगा जब आपकी नाउन दो या दो से अधिक जो वर्ड्स होते हैं उनसे मिलकर जो नाउन बनता है उसको आप कंपाउंड नाउन बोलते हो, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन इज अ नाउन मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, राइट। दूसरा देखिए कंपाउंड नाउन्स में आप हाइफन यूज कर सकते हो, ठीक है। आप स्पेस यूज कर सकते हो या दोनों जो वर्ड्स हैं उनको जोड़ भी सकते हो और सिंगुलर वर्ड ट्रीट कर सकते हो। तो तीनों तरीके से आप कंपाउंड नाउन को रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसके लिए कोई रूल नहीं है कि कब आपको हाइफन यूज करना है, कब आपको स्पेस यूज करना है या कब आपको सिंगुलर वर्ड आप सिंगल वर्ड यूज करना है, ठीक है। लास्ट में मैं एक आपको कंसेप्ट जरूर बताऊंगा कि ताकि अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी हो तो वहां पे वो बहुत अच्छा वो कंसेप्ट रहेगा कि हाँ आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ मैं कब हाइफन यूज करूं या कब स्पेस यूज करूं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सी और फूड, ये दो वर्ड्स हैं, इनको कंबाइन करके आपने लिख दिया सी फूड, तो सी फूड आपका क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए सी खुद से और फूड अलग से, दोनों का अलग सेंस बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन दोनों वर्ड को जोड़ दिया तो उससे एक अलग भाव निकल के आता है या एक अलग चीज निकल के आती है, इसलिए कंपाउंड नाउन जरूरी है, ठीक है। अगर आप आइस और क्रीम की बात करें तो आइस एक अलग एंटिटी है, क्रीम एक अलग एंटिटी है, लेकिन दोनों को अगर आपने जोड़ दिया, ठीक है, विद स्पेस, ठीक है, तो वो आपका कंपाउंड नाउन बन गया। अब वो एक नई एंटिटी बन गई, ठीक है। इसलिए कंपाउंड नाउन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए अगर आप इस इमेज की बात करें तो इसमें हमने देखा कि हम कंपाउंड नाउन को स्पेस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विदाउट स्पेस भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाइफन के साथ भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए स्विमिंग पूल का, स्विमिंग और पूल के बीच मैंने यहाँ पे स्पेस यूज किया है, ग्रीन हाउस में स्पेस नहीं यूज किया है, ड्राई क्लीनिंग में फिर से हाइफन यूज किया है, ओके। कंपाउंड नाउन देखिए कितने तरीके से बनते हैं। अगर आप नाउन और नाउन को जोड़ दें तो भी कंपाउंड नाउन बन जाएगा, जैसे ट्रेन और स्टेशन दोनों ही नाउन है, ट्रेन स्टेशन बन गया। नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ दें, जैसे हैंड और फुल, ठीक है, हैंड आपका नाउन, फुल आपका एडजेक्टिव, तो आपका हैंडफुल बन गया कंपाउंड नाउन। एडजेक्टिव और नाउन को अगर आप जोड़ते हैं, जैसे ब्लैकबेरी हो गया, ब्लैक आपका एडजेक्टिव है, बेरी आपका नाउन है, तो ब्लैकबेरी आपका कंपाउंड नाउन बन गया। वर्ब का आईएनजी फॉर्म और नाउन को अगर आप जोड़ दें, जैसे ब्रेक वाटर या स्विमिंग पूल, ठीक है, तो जैसे आप अगर वर्ब की बात करें तो ब्रेक हो गया, वाटर आपका नाउन हो गया, ब्रेक वाटर आपका कंपाउंड नाउन हो गया, जो कि एक अलग एंटिटी होती है, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखें वर्ब और प्रीपोजिशन को जोड़ के भी बनाया जा सकता है, जैसे चेक इन हो गया। नाउन और प्रीपोजिशन को जोड़ के भी बनाया जा सकता है पासर बाई, प्रीपोजिशन और नाउन को जोड़ के बनाया जा सकता है अंडरग्राउंड, इस तरीके से, राइट। अब हम देखेंगे कि ये इससे रिलेटेड कोई रूल है क्या कि कब हमें हाइफन यूज करना है, कब स्पेस यूज करना है, कब हमें स्पेस नहीं यूज करना है। तो देखिए इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो कोई कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए आप अगर बात कहें तो देखिए ये जो कंपाउंड नाउन है ये तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कई बारी देखिए आप इस एग्जांपल की देखिए इंकवेल, इंकवेल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, स्पेस के साथ भी लिख सकते हो, हाइफन के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों तरह से आप लिख सकते हो। वहीं अगर आप आई सेक्स की बात करें तो आई सेक्स को आप इन दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। वहीं अगर आप बस स्टॉप की बात करें तो बस स्टॉप को आप ऐसे लिख सकते हो, हाइफन और विदाउट स्पेस नहीं लिख सकते। तो देखा आपने कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई जनरल रूल नहीं है कि कब आपको हाइफन यूज करना है और कब आपको स्पेस यूज करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको इस फ्लो चार्ट की मदद से आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो कब आपको कंपाउंड नाउन में हाइफन यूज करना है, कब नहीं करना है, वो आप इस फ्लो चार्ट से समझ जाओगे। देखिए सबसे पहले, और स्पेशली जब आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो तब, ठीक है, नॉर्मली तभी ये फ्लो चार्ट वैलिड होगा। जैसे
क्योंकि आपके लैपटॉप में स्पेल चेकर रहता है, राइट। जैसे आपने अगर कोई वर्ड लिखा, ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि इस कंपाउंड नाउन में मुझे हाइफन यूज करना है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपका जो स्पेल चेकर है वो वन वर्ड अलाउ कर रहा है या नहीं। अगर हाँ, तो आप सीधे से उसको एज वन वर्ड लिख दोगे और खत्म कर दोगे। दूसरा, अगर नहीं, अगर आपका स्पेल चेकर उसको एक वर्ड में नहीं ट्रीट करने दे रहा है, तो आप फिर वहां पे ये देखोगे कि उस कंपाउंड नाउन का पहला वर्ड आप देखोगे, अगर वो एडजेक्टिव है, ठीक है, जैसे ब्लैक मार्केट, तो ब्लैक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पहला वर्ड अगर आपका एडजेक्टिव है, यस, तो आप उनको दो वर्ड लिखोगे, ठीक है, राइट एज टू वर्ड्स, और आप अपना एंड कर दोगे। मतलब आप उसको स्पेस के साथ दो वर्ड लिखोगे और एंड कर दोगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि जो आपका जो वर्ड है, ठीक है, उनमें से जो एक कोई भी वर्ड क्या आईएनजी के साथ एंड हो रहा है। अगर हाँ, तो फिर आप फिर से उनको आप क्या करोगे, उनको दो वर्ड की तरह आप लिखोगे, दो वर्ड लिखोगे, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया या बैले डांसिंग हो गया, इसमें आईएनजी यूज हो रहा है, तो आप उनको टू वर्ड्स की तरह फिर से लिखोगे और अपना एंड कर दोगे। लेकिन अगर ना तो वो पहला वर्ड एडजेक्टिव है उसका और ना ही कोई आईएनजी वाला वर्ड है उसमें, तो आप वहां पे हाइफन यूज करोगे, ठीक है। इस रूल को आप एक तरीके से अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा ही करना है, बट या इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ओके, कंपाउंड नाउन के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं, ठीक है। कब आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कंपाउंड नाउन में, हम इसलिए सबसे ज्यादा कंपाउंड नाउन पे जोर दे रहे हैं क्योंकि कंपाउंड नाउन के जब आप प्लूरल बनाओगे ना, वहां पे आपको दिक्कत आएगी। कहां पे आपको किस वर्ड में एस जोड़ना है, ईएस जोड़ना है, वो आपको क्लियर नहीं होगा, तो वहीं पे सबसे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्लूरल नाउन बनाना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। तो इसको करने के लिए कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको हाइफनेटेड कंपाउंड को प्लूरलाइज करना है, उसको प्लूरल बनाना है, तो वहां पे आप प्रिंसिपल वर्ड को देखोगे। प्रिंसिपल वर्ड के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ड वो वर्ड होता है जो मुख्य चीज होती है किसी भी सेंटेंस में या किसी भी चीज में। जब आप किसी मुख्य चीज की बात करते हो, मेन पार्ट की बात करते हो, उसको आप प्रिंसिपल बोलते हो, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे इस कंपाउंड नाउन को देखिए, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड है वो ब्रदर है, ठीक है, कि ठीक है ब्रदर है आप, तो ब्रदर का आप प्लूरल कर दोगे, तो ब्रदर्स में आप एस जोड़ दोगे, ठीक है, बाकी चीज को ऐसे ही रहने दोगे, तो ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल हो जाएगा इस कंपाउंड नाउन का। वहीं आप अगर पासर बाय की बात करें, तो इन इस वाले कंपाउंड नाउन में जो पासर वर्ड है आपका, ये प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके एंड में आप एस ऐड कर दोगे और पासर्स बाय आपका प्लूरल हो जाएगा, राइट। अब देखिए, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इससे जुड़े, कि हमेशा ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल वर्ड है तो हम उसको ही प्लूरलाइज करेंगे। कई एक्सेप्शन है इसके। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपका प्रिंसिपल वर्ड, ठीक है, नोटेबल एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका जो कंपाउंड नाउन है वो वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलके बना है ना, तो हमेशा आप जो एस है वो एंड में लगाओगे, ठीक है। एस जो लेटर है जो अपेंड करोगे वो हमेशा एंड में करोगे, अगर आपका कंपाउंड नाउन वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलके बना है। एग्जांपल देखिए, चेक इन, चेक आपका वर्ब है, इन आपका प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल वर्ड वाला कंसेप्ट नहीं लगाओगे कि आपका चेक आपका प्रिंसिपल वर्ड है तो चेक के पहले मैं एस लगा दूं ना, चेक के बाद एस लगा दूं ना, वो गलत हो जाएगा। इसका सही फॉर्म होगा चेक इन्स, आपने लास्ट में एस लगाया, ठीक है। तो जब भी आपका जो कंपाउंड नाउन है वो वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलके बना है, तो हमेशा आप एंड में एस लगाओगे, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लव इन, लव आपका वर्ब हो गया, इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो इसका जो प्लूरल होगा वो लव इन्स होगा, ना कि लव्स इन होगा। ओके, नेक्स्ट इज अगर आप जो आपका नाउन और प्रीपोजिशन से अगर आपका कंपाउंड नाउन बनता है, तो प्लूरल हमेशा आप बनाने के लिए आप नाउन के साथ एस अपेंड करोगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, पासर बाय, यहाँ पे पासर आपका नाउन हो गया, बाई आपका प्रीपोजिशन हो गया। नाउन और प्रीपोजिशन में हमेशा नाउन के साथ एस लगता है, वर्ब और प्रीपोजिशन में हमेशा एंड में एस लगता है, ठीक है। तो पासर बाई में पासर्स बाई हो जाएगा, हैंगर ऑन में हैंगर्स ऑन हो जाएगा, राइट। अब कुछ और रूल देखते हैं हम, जैसे
अगर जब हम इस तरह के कंपाउंड नाउन्स की बात करें ना जिसमें लास्ट में फुल अपेंडेड होता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल, बकेटफुल, कपफुल, ट्रकफुल, अगर फुल वर्ड यूज हो रहा है आपका कंपाउंड नाउन में तो आपके दोनों ही प्लूरल सही होंगे। अगर आप एस जो आप अपेंड करो वो आप हैंड के साथ भी कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो, दोनों ही प्लूरल को सही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन सारी चीजों पे, ठीक है। तो वहां पे एरर करेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये सारे रूल्स पता है आप आराम से कर पाओगे, राइट।